हाय, मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। जैसा कि हम लोग आपको व्हाट्सएप के स्टेटस माध्यम से बताया था कि आज हम लोग प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, परंतु उसमें कुछ फेरबदल ये किया गया कि हम लोग प्रधानमंत्री के टॉपिक पे गहन विचार विमर्श करने के बाद हम लोग उसे 2 पार्ट में बांटेंगे। आज हम लोग प्रधानमंत्री का पार्ट 1 पढ़ेंगे। अब देखिए, जब हम लोग प्रधानमंत्री के पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में सबसे पहले हमारे पास सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री होता कौन है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो कैबिनेट जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पॉइंट कि प्रधानमंत्री कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो कैबिनेट होता है, जो मंत्रिमंडल होता है, वो उसका प्रधान होता है। और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 75 के द्वारा, अनुच्छेद 75, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 75 के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि जो अन्य मंत्री लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे लोकसभा में प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेते हैं, तो अन्य मंत्री जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की परामर्श पे राष्ट्रपति करते हैं। अन्य मंत्री जो की नियुक्ति जो की जाती है वो हमारे प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट का जो प्रधान होता है वही प्रधानमंत्री के पद पे चुना जाता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 75 में है। लेकिन एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 ये बतलाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देगा उसके कार्यों में, राष्ट्रपति को परामर्श। यानी अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री जो है, जो कि मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, वो क्या करेंगे कि वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारा पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है, आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है, 25 वर्ष है, और यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसे 6 माह के भीतर, पॉइंट नोटेड, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है तो किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन का, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा, उसका सदस्य होना जरूरी है। मतलब जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाएगा तो वो किसी न किसी सदन के सदस्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। और अगर ऐसा नहीं तो वो 75(5) में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 75(5) में। इस तरीके से हम एक बार रिवीजन करवा दें कि प्रधानमंत्री जो होता है वो हमारे कैबिनेट मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और बाकी अन्य जो मंत्री लेते हैं वो प्रधानमंत्री की परामर्श पर होता है। अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान है कि जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे, अर्थात जो मंत्रिमंडल के प्रधान होंगे, वो राष्ट्रपति को कार्यों में परामर्श देने का अधिकार है उनके पास। यदि कोई व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो वह किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, परंतु अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जो 75(5) में वर्णित है। अब जो है, चूंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कैबिनेट का प्रधान, अनुच्छेद 75 द्वारा उनकी नियुक्ति, 74 द्वारा उनके परामर्श। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल पे आते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, फिर और भी बहुत सारे नाम आते हैं कि गुजराल नंदा एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में रहे, फिर इंदिरा गांधी आई, फिर इस तरीके से आज हम लोग जो है राजीव गांधी तक के शासन का पार्ट 1 में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल में, वो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इसमें कहने की क्या बात है
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक विशाल प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, शायद वैसे व्यक्ति फिर कभी भारत को न मिले, वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप इस बात से ही अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो इनका कार्यकाल काफी लंबा कार्यकाल रहा, और वो रिकॉर्ड भी इनके पास है जो हम पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाते जाएंगे। कौन कौन सा? ये 17 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे। ऐसे 16 वर्ष लगभग 300 दिन के आसपास का रिकॉर्ड है इनके पास, लगभग, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, यह 17 बार तिरंगा फहराया, 17 बार तिरंगा फहराया। कहां से फहराया था तिरंगा प्रधानमंत्री के द्वारा? तो लाल किला के प्राचीर से, लाल किला के प्राचीर से। मतलब ये भी रिकॉर्ड है, सबसे अधिक बार तिरंगा फहराने का भी जो रिकॉर्ड है वो हमारे माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास है। वो 17 वर्ष तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, और उनके कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल हम लोग यहां लिख दें, सन 1947 से लेकर 1964 तक। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग देखेंगे सिर्फ वहां कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक रहे, या लगभग 17 वर्षों तक, ऐसे 16 वर्ष 300 दिन के आसपास रहे। इनका रिकॉर्ड है 17 वर्ष तिरंगा, 17 वर्ष नहीं बोला जाए इसको, सॉरी फिर से, 17 बार तिरंगा का रिकॉर्ड है जो इन्होंने लाल किला के प्राचीर से फहराया। और देखिए इनके ही समय में सन 1951 में प्रथम एशियन गेम्स खेला गया। मतलब क्वेश्चन आता है हिंदी में, आप लिख लेंगे, प्रथम एशियाई खेल कब हुआ? तो वो हुआ आपका सन 1951 में। किनके समय में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व आप इन सब बातों से देख भी सकते हैं। और इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस था 14 नवंबर, पूरा देश इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानता है, और इस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हमारे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। क्योंकि जब बहुत सारे लोग इनसे पूछने गए, क्योंकि ये चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे, बच्चे इन्हें काफी प्यार करते थे, इनसे पूछा गया कि क्या क्या आपके जन्मदिन, तो उन्होंने बताया, उन्होंने खुद इस बात को किया कि नहीं, जो हमारा जन्मदिन है वो बच्चे के जन्मदिन के रूप में मनाया जाए। इस प्रकार जो 14 नवंबर का जो दिन था वो बाल दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। उसके बाद ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद की जो कहानी है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो अचानक तो चुनाव हो नहीं सकता था। तो वहां पर जो एक प्रधानमंत्री आए थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे ये, और ये कितने दिन तक रहे? 13 दिन तक। देखिए इनके लेकर 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे दूसरा नंबर नहीं बनाएंगे। ये चूंकि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। एक बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब, और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हुआ तब। और ये दोनों बार जो है सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री के ही रूप में रहे, और इनका सबसे छोटा सा कार्यकाल 13 दिन का रहा। इनके बारे में 2 क्वेश्चन राइज किया था। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी प्रधानमंत्री तो नहीं रहे लेकिन 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री देश के चुने गए, तो वो नाम था गुलजारी लाल नंदा। सबसे कम कार्यकाल के मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी नाम रहा गुलजारी लाल नंदा। आगे अटल बिहारी वाजपेयी पे भी है, लेकिन हम उस पर चर्चा करेंगे। इस तरीके से तीसरा नहीं कर सकते आप, दूसरा ही बोलेंगे। दूसरा उनके बाद, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, चूंकि बीच में कुछ समय के लिए 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा बने, उसके बाद जो दूसरा है, भला इनको हमारा देश कैसे भूल सकता है, लाल बहादुर शास्त्री।
आप इस बात का अनुमान लगाइए कि लाल बहादुर शास्त्री सबसे गरीब परिवार के थे, और आप कह सकते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल हमारे यहां आया या आ रहा है उसमें सबसे द बेस्ट पीएम लाल बहादुर शास्त्री। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा जाता है, लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने भी पढ़ा, सुनते भी है कि लाल बहादुर शास्त्री को नदी तैरकर जाना होता था स्कूल। लाल बहादुर शास्त्री इतने गरीब थे, इनके माँ बाप ने इन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा, परंतु इनके ही एक गुरु, उस समय भी गुरु भी उस तरीके के हुआ करते थे, इनके ही गुरु ने उनको अपने यहां रखकर इनकी पूरी पढ़ाई करवाई, और पुनः लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब घर के बच्चे सन 1964 में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन चूंकि ये तो प्रधानमंत्री चुने गए 5 साल के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ये उतने समय तक सेवा नहीं कर पाए, और 1966 ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य समय था। जनवरी 1966 में ये यूएसएसआर का एक होटल में रुके थे, और ऐसा माना जाता है कि जो वहां इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ लोग का यह भी कहना था कि एक प्री प्लान साजिश थी। अब इसका खुलासा आरटीआई से भी लोग मांगे हैं, लेकिन इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। तो इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री सन 1964 से 1966 तक रहे, और जनवरी 1966 में जो किताबों में मिलता है उसके अनुसार हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। दरअसल हुआ क्या था ये आप जान लीजिए थोड़ा वाक्यांश। देखिए, हमारे यहां जो वर्ष 1960 का जो दौर था ना, वो हमारे यहां बिल्कुल सही नहीं था। 1962 में चीन ने आक्रमण किया। अभी हम चीन की उस लड़ाई से उभरे भी नहीं थे कि फिर 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया। तो इसी बीच यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ का नाम तो सुने होंगे, जिसको आप रूस के नाम से अब जानते हैं। रूस ने दोनों देश को एक तरीके से कह सकते हैं मेमोरेंडम, एक आदेश दिया, दोनों देश को बुलाया गया ताकि दोनों देश जो है आपस में बैठकर, तो पाकिस्तान की तरफ से जो आए थे उनका नाम था अयूब खान, और भारत की तरफ से कौन थे, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री। तो पाकिस्तान के अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच रूस ने एक समझौता करवाया, और उस समझौते के बाद वो होटल में रुकने के लिए चले गए, और सुबह उनकी मृत्यु की खबर आई, जिससे पूरा देश शोकाकुल हो गया। लेकिन इसके बारे में अभी बिल्कुल परफेक्ट किसी के पास नहीं, लेकिन जो जानकारी उसके आधार पर कि जनवरी 1966 में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, इन्हें वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत, ठीक है, ऐसे तो पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिसका चर्चा हम लोग करेंगे, 1966 में भारत रत्न इनको मिला, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक इसके बाद फिर जब इनकी मृत्यु हो गई 66 में, तो 66 में जब इनकी मृत्यु हुई तो पुनः जो है कुछ समय के लिए पुनः एक बार गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक पीएम बनाया गया, वो भी कुछ समय तक फिर रहे। उसके बाद जब चर्चा आया, अब आए इंदिरा गांधी। अब आइए हमारे एक दिग्गज प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। हालांकि ये विवादों से भी काफी घिरी थी। इंदिरा गांधी का जो सत्र रहा वो स्टार्टिंग में रहा 1966 से 1977। आमतौर पे ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का जो समय 1966 से 1970 तक रहा वो बहुत सारे विवादों में भी घिरा रहा। कुछ अच्छे कार्य भी हुए, लेकिन बहुत सारे विवादों में भी ये घिरी रही। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम प्रधानमंत्री। एक तो पॉइंट ये था इनके लेकर। दूसरा पॉइंट क्या था कि इनके समय में कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जिसमें हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
नॉर्मली बोरलॉग के द्वारा चलाया गया था हरित क्रांति 1966 में। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहले 19 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। ये दो प्रमुख काम जो है इंदिरा गांधी के समय में हुआ। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन ये थोड़ी विवादों में घिरी रही। और इनके समय में एक आपातकाल लगा हमारे देश में, आर्टिकल 352। हुआ क्या, दरअसल इनके द्वारा कुछ ऐसी भी मनमानी की गई और इनके द्वारा इनके ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस किया गया, जिसपे इनको 6 साल के लिए बैन कर दिया गया कि आप किसी भी चुनाव में नहीं खड़ा हो सकते। लेकिन इन्होंने अपने पद, जैसा कि माना जाता है, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और इन्होंने पूरे देश को अपने स्वार्थ के लेकर आपातकाल के हवाले कर दिया। इसके लेकर पूरे देश में इनके लिए काफी असंतोष की लहर फैली। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किया, लेकिन इनके द्वारा कुछ गलतियां भी हुई, कुछ भूल भी हुई, जिसका खामियाजा हमारे देश को भी भुगतना पड़ा। तो आर्टिकल 352 के तहत इन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया। जनता का इनसे मोह भंग हो गया और पुनः चौथी बार यानी चौथे प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इनका रिकॉर्ड भी है। 81 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री बनने का, और प्रथम गैर कांग्रेसी, कांग्रेस से नहीं थे ये। हाँ, ये कांग्रेस के ही एक दिग्गज नेता थे, लेकिन फिर वहां से कट ऑफ हो गए। तो मोरारजी देसाई जो चौथे प्रधानमंत्री बने, दरअसल अभी जो पार्टी बीजेपी के नाम से जानी जाती है, उस समय जनसंघ के रूप में पहले उभर कर सामने आई थी। वहां बहुत सारे उसमें नेता लोग थे, उनमें से मोरारजी देसाई को जो है प्रधानमंत्री चुना गया। और दुर्भाग्यवश चूंकि बहुत सारे लीडर होने की वजह से आपसी सहमति अच्छे तरीके से नहीं बन पाई। इनका जो शासनकाल रहा वो रहा 1977 से 1979 तक इनका शासनकाल रहा। और मोरारजी देसाई के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात, सबसे अधिक उम्र बनने का रिकॉर्ड है 81 वर्ष में, और दूसरा मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। विशेष इनके बारे में इतना ही था। जब 1979 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जब 1979 तक ये रहे, उसके बाद इन्हीं के पार्टी से बने नेता, किसानों के सबसे बड़े नेता, आप नाम जरूर जानते होंगे, वो नाम था चौधरी चरण सिंह। एक यूपी से आते थे, उत्तर प्रदेश से, और एक बहुत जमींदार परिवार के थे, किसानों का नेता थे, बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता थे। और इतना ही नहीं, इनके जन्म दिवस पे 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग ये भी जानते होंगे अच्छे से, ये भी एक पॉइंट था। तो चौधरी चरण सिंह जो है ज्यादा समय तक नहीं रहे, 1979 से 1980, 1979 से 1980 तक ये रहे। और यह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जिन्होंने लोकसभा का एक भी बार सामना नहीं किया। जिन्होंने लोकसभा का एक भी बार सामना नहीं किया, मतलब एक भी बार लोकसभा में नहीं गए, सामना नहीं किए। और थोड़ा सा मोरारजी देसाई को लेकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने अपना इस्तीफा स्वयं देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने स्वयं अपना इस्तीफा दिया था। तो इस प्रकार चौधरी चरण सिंह का भी कुछ रहा नहीं, किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे, जमींदार परिवार से थे, यूपी के रहने वाले थे। और इनके जन्म दिवस पे 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का एक भी बार सामना नहीं किया। तो इस तरीके से चौधरी चरण सिंह 1980 तक, इस समय तक इंदिरा गांधी जो है फिर से लोगों के दिल में अपने लिए सहानुभूति बटोर ली थी, या आप कह सकते हैं कि वो फिर उस जगह पे आ गई थी। तो पुनः इंदिरा गांधी जो है वो 1980 से 84 तक, उन्होंने 80 से 84 तक वो इंदिरा गांधी फिर से पुनः प्रधानमंत्री रही। हाँ, ये जरूर था कि एक तो इंदिरा गांधी लोगों के अंदर सहानुभूति भी बना ली थी, और इनके समय में बहुत महत्वपूर्ण भी काम हुए, जैसे कलर टीवी,
15 अगस्त 1982 को आया, नाबार्ड बैंक की स्थापना हो गई। इस तरीके से और भी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ। इतना ही नहीं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रथम एशियन गेम्स था वो सन 1951 में हुआ था, और द्वितीय जो एशियन गेम्स था वो इंदिरा गांधी के समय में, अर्थात एक इनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था, दूसरा इनकी बेटी के शासनकाल में हुआ। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था। और इतना ही नहीं, जो वर्ल्ड कप जीता गया सन 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, वो भी इनके समय में हुआ। तो मोटा मोटी अगर कहा जाए ना, तो इनके समय में ये बहुत इनका अच्छा सा कार्यकाल रहा और काफी इन्होंने सहानुभूति भी बटोरी। तो पहले हम लोग आते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण वर्क हुआ था उस पर। सबसे पहले इंदिरा गांधी के शासनकाल में कलर टीवी आया 15 अगस्त 1982, रंगीन टीवी इन्हीं के समय में आया। दूसरा 1982 में नाबार्ड, कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था नाबार्ड बैंक, भला कौन नहीं जानता, छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड को आप लोग जानते हैं, कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है जो गांव में ऋण वितरण करती है। नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लेंगे, बिल्कुल देख लीजिए, NA, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेलिंग पर नहीं जाएंगे सर आप लोग, एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नेशनल बैंक, एक राष्ट्रीय बैंक, किसके लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कृषि और ग्रामीण विकास का जो एक नेशनल बैंक था जिसका नाम था नाबार्ड, जिसका निर्माण छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ 1982 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तीसरा, हमने आपको भी चर्चा किया था, एशियन गेम्स हुआ, सेकेंड एशियन गेम, पहला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ, दूसरा इनकी बेटी इंदिरा गांधी के समय में हुआ। और इसके साथ साथ जो है 1982 में, पहले चर्चा कर ले, 1982 में दक्षिण गंगोत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दक्षिण गंगोत्री, 1982 में दक्षिण गंगोत्री नामक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन जो किया गया, एक रिसर्च सेंटर बनाया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा, ये भी इंदिरा गांधी के ही समय में हुआ, एक रिसर्च सेंटर था ये, आप लिख लेंगे, चूंकि हम लिखे नहीं है, हम सिर्फ बोल दिए। और सन 1983 में भारत क्या जीता भाई, तो वर्ल्ड कप जीता। भला आप इसको क्यों नहीं जानेंगे, बिल्कुल जानते हैं, कपिल देव के समय में, उनके कप्तानी में। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी के शासनकाल में कितने महत्वपूर्ण कार्य हुए। रंगीन टीवी आया, नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई जो देश की सबसे बड़ी कृषि विकास बैंक थी। दूसरा सेकेंड एशियन गेम्स हुआ, दक्षिण गंगोत्री नामक रिसर्च सेंटर बना जहां वैज्ञानिक इस पे रिसर्च करते थे। 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता। लेकिन देखिए, एक चीज कहा जाता है अक्सर कि कुछ भी हो, कैसा भी समय आए, इंसान का एक अच्छा एक खराब समय आता है, और वो इनका खराब समय आया। एक ऑपरेशन चला था अमृतसर के मंदिर में, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जैसे वहां पे कुछ लोग चले गए थे सिख, उन्होंने वहां पे स्थापत्य जमा लिया। इनके बहुत कहने के बाद इन्होंने नहीं हटाती, इन्होंने वहां आर्मी भेजी, वहां बहुत सारा खून खराबा हुआ। और खून खराबा होना इस तरीके से हुआ कि अंत में सन 1984 में, 31 अक्टूबर सन 1984 में इनकी हत्या कर दी गई। मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई। उसके बाद कारण क्या हुआ, हमने आपको बताया कि जो अमृतसर मंदिर था वहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार आर्मी द्वारा चला गया, बहुत सारा खून खराबा हुआ। वैसे पवित्र स्थान पे जहां पे लोग चप्पल पहनकर अंदर नहीं जाते, वहां पे खूनों से सला हुआ लाश बड़ी सब देखकर, मतलब जो भी हो, अब वहां पे सर्कमस्टांसेस क्या था ये तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन उससे लोग उग्र होकर इनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई। और इसके बाद जो अंतिम प्रधानमंत्री, अंतिम नहीं कर सकते, आज की क्लास का जो हमारा लास्ट है वो आए। और भला इनको कौन नहीं जानता है, इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, एक संजय गांधी और एक राजीव गांधी। तो संजय गांधी की तो बहुत पहले हो गए थे, सॉरी मतलब वो पहले मर चुके थे, लेकिन उनके बाद आए राजीव गांधी। देखिए, अपने अपने विचार है किसी भी प्राइम मिनिस्टर को लेकर, कोई किसी प्राइम मिनिस्टर को बेहतर मानता, लेकिन राजीव गांधी से बेहतर प्राइम मिनिस्टर शायद इंदिरा गांधी भी नहीं थी।
राजीव गांधी का जो कार्यकाल रहा वो बिल्कुल स्पॉटलेस कैरियर रहा, वेदांत चरित्र का कार्यकाल रहा, और इन्होंने भी अपने पूर्ण शासनकाल को कंप्लीट किया सन 1984 से सन 1989 तक। हम इस पे चर्चा करेंगे, राजीव गांधी की भी जाकर आगे हत्या हुई थी 1991 में, जो भी होगा सब चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पार्ट 1 में हम लोग आज यहां तक पहुंचे। जब हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे तो हम लोग लास्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, जो हमारा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है, वहां तक हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत सारे ऐसी बातों का चर्चा करेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को देखिए, बहुत सारे लोग वीडियो बनाना फिर से शुरू किए हैं और बहुत सारे लोग का संख्या बढ़ा है, कोशिश किया जाए और संख्या बढ़ाया जाए, क्योंकि देखिए हमने आपको बताते हैं लॉकडाउन को लेकर, तो देखिए सर लॉकडाउन की वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर फिर भी अगर आप सोचते हैं कि सर फिर भी कब तक, तो सर कम से कम ये सोच के चले सर कि आपको कम से कम लास्ट जून तक तो जरूर आप शिक्षण संस्थान से अलग रहेंगे। तो आप जुड़े रहें, क्योंकि परीक्षाएं अपने अपने समय पर आयोजित की जाएगी और परीक्षाओं के लिए फिर से आपको सर समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए घर पे समय का सदुपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, घर पे सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।